नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब कहानी है इस देश में संवैधानिक संस्थाओं की। आप किसी भी बुद्धिजीवी से बात कर लीजिए, वो ये कहेगा कि इस सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को तो लगभग खत्म कर दिया है, जेब में पॉकेट में पड़ी रहती है। चुनाव से पहले ईडी जिस तरह की गुंडागर्दी करती है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। जितने मुकदमे दर्ज करते हैं उसमें 1% पे भी सजा नहीं हुई है, सब छूट जाते हैं। लेकिन उस समय माहौल बना दिया जाता है। चुनाव से पहले उस राज में अचानक ईडी के छापे शुरू हो जाते हैं। किसको दिखाई नहीं पड़ रहा और कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तो आलोचना करी और नोटिस जारी किया कि ईडी के कामकाज में ममता सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईडी को भी सालों पुराने केस में तभी याद क्यों आई जब चुनाव होते हैं। ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। अभय दुबे जी से मैंने पूछा, बातचीत करी और कहा कि इस लोकतंत्र में इन तरह की बातों का मतलब क्या है। और मैंने जानना चाहा कि अगर यही सब चलता रहेगा तो फिर लोकतंत्र कहां तक रुकेगा। बहुत रोचक बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ईडी को आज जश्न मनाने का मौका मिल गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो जिन जिन अफसरों पर FIR हुई है उनको इस पे स्टे कर दिया और कहा कि राज्य सरकारों के लिए ठीक नहीं है कि इस तरह ईडी के काम में दखल डालें। हालांकि एक टिप्पणी ये भी आई है कुछ वेबसाइट पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को भी चुनाव की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अब वो चुनाव की प्रक्रिया कौन कौन सी हैं ये तय पता नहीं कौन करेगा। मतलब ठीक चुनाव से पहले अचानक उस राज्य में छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं उनके घरों पर छापे डाले जाते हैं। पिछले दिनों कार्रवाई आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस से बीजेपी में चले गए नेताजी, तो तुरंत उनकी 24 घंटे के अंदर उनके घर ईडी की रेड हो गई। मतलब जैसे हाथ में तलवार लेके बैठी हुई ईडी। अगर तुम बीजेपी की वॉशिंग मशीन में रहोगे तो ठीक है, और दूसरी तरफ गए तो तलवार तुम्हारा गला काट देगी। मतलब तुम पे जितनी कानूनी कार्रवाई होती है वो कर दी जाएगी। ये जो है 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है इस पूरी प्रक्रिया के लिए। आपको लगता है ये ममता बनर्जी के लिए झटका है और अब तो ईडी वालों का और हौसला बढ़ेगा, या इसके संदेश क्या निकलते हैं कि ईडी को मनमानी का मौका मिलेगा? जिस समय यह कानूनी कवायद हो रही है उधर ममता बनर्जी हाई कोर्ट में है। ममता बनर्जी के वकील का कहना था कि साहब सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनना चाहिए, हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए इसकी। इसके 2 दिन पहले भास्कर ने प्रथम पृष्ठ की लीड बनाई। भास्कर ने पहले पन्ने की लीड बनाई, उसका हेडिंग देखिए आप, जहां चुनाव वहां ईडी। ये देश के सबसे ज्यादा छपने वाले अखबार के पहले पन्ने का मुख्य समाचार है, जिसको हम लोग लीड आइटम कहते हैं। जहां चुनाव वहां ईडी। बंगाल से पहले 3 राज्यों में ऐसा हो चुका। महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के बाद अब बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में चुनाव से ठीक पहले ईडी ने खोली फाइलें। आप देखिए ना, मतलब कितना ये जो ईडी कर रही है, इससे बीजेपी की जो चाटुकारिता हो रही है, बीजेपी की राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए जो कार्रवाई हो रही है। अब आप इसको देखिए। मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो इस खबर का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा हैरानी भरा है। लोगों को जानने का मन भी है कि आखिर चल क्या रहा है। क्या ईडी की बंगाल में चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय की बढ़ती सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना और काले धन व मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना है, मगर कई बार उसकी कार्रवाई की टाइमिंग सवालों के घेरे में आ जाती है। ताजा मामला कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी का है। इसमें सीएम ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने हैं। बंगाल में इस साल मई से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले 4 साल में 3 राज्यों झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है जब ईडी ने पुराने मामलों में चुनाव से कुछ समय पहले बड़ी कार्रवाई की। इस समय बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ इन राज्यों में ईडी ने पुराने मामलों की फाइलें खोलना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में शराब, रियल एस्टेट और शेल कंपनियों से जुड़े केस सत्ताधारी डीएमके के लिए परेशानी बने हुए हैं। असम में कांग्रेस और AIUDF से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई का डर चुनावी फंडिंग नेटवर्क पर असर डाल रहा है। केरल में सोना तस्करी और सहकारी बैंक मामले में LDF सरकार घिरी हुई है। पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य में अभी कारोबारी और राजनीतिक गठजोड़ पर एजेंसी की नजर है। ये पैटर्न नया नहीं है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद दबाव बना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आपका ताना बाना बिगड़ गया। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जुड़े मामलों के बीच दल टूटे और सरकारें गिरी।
कई बार चार्जशीट से पहले ही राजनीतिक समीकरण बदल गए। हालांकि ईडी दावा करती है कि उसका काम केवल कानून के तहत जांच करना है, चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब प्रश्न इस बात का है कि हर बार ईडी ऐसा करती है, हर बार हम लोग टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं और टीवी चैनलों पे सवाल उठाए जाते हैं। हर बार ईडी कहती है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। एक बार संयोग होता है, 2 बार संयोग होता है, हर बार संयोग नहीं होता। हो सकता है कभी ये संयोग हो जाए कि ईडी को मजबूरन चुनाव जब नजदीक हो या चुनाव चल रहा हो उस वक्त छापे मारने पड़े, लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं हो सकता। तो सीधी बात यह है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी औजार बनी हुई है। और इससे क्या होता है कि अगर ईडी को काला धन सफेद करने का जो अपराध है, उस अपराध की रोकथाम के लिए अधिकार दिए गए हैं, तो धीरे धीरे ईडी के छापों को लोग गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। आम जनता में भी उसके प्रति कोई हमदर्दी नहीं पैदा होगी। देखिए, ये बातें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किधर फैसला देता है, इसको झटका लगा उसको झटका लगा। हम लोग अपनी राजनीतिक समीक्षा में इस प्रकार की बातें करने के आदी हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो फलाने को झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया तो ठिकाने को झटका लग गया। इस तरह से सोचने में अपना वक्त जाया करने की बजाय, क्योंकि ये बहुत हो चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखना चाहिए कि आमतौर पर राजनीतिक छवि क्या बन रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को इसकी कोई परवाह नहीं है। भाजपा ईडी के छापों से एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। जैसा अभी इस भास्कर की खबर से भी आपको लगा होगा, ईडी जब किसी पार्टी के ठिकानों पर छापा मारती है तो सबसे पहले उस पार्टी को जो मिलने वाला चंदा है चुनाव में, वो लोग डर जाते हैं चंदा देने वाले। मतलब उसमें कुछ लोग, जरूरी नहीं सब लोग डरते हो, चंदा तो कुछ ना कुछ मिलता ही होगा। ममता बनर्जी बहुत ताकतवर नेता है तो उनको चंदा तो मिलेगा ही, उनके पास वैसे भी बहुत, उनके खाते में कोई, ममता बनर्जी के खाते में किसी चीज की कमी तो ही ना है। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि उससे माहौल ये बनता है कि अगर हमने इस पार्टी को चंदा दिया जिसमें ईडी ने छापा मारा है, तो ईडी के अगले निशाने हम हो सकते हैं। ईडी हो सकता है कि हमें किसी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हमारा भी नाम बोल दे। भाई, नाम दर्ज करने में क्या जाता है किसी का? किसी भी एफआईआर में किसी भी कंपनी का जो चंदा दे रही है उसका नाम दर्ज कर दो, केवल बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकाल दो उसमें से नाम। तो कई तरीके इससे कई तरीके के फर्क पड़ते हैं। वहां के कार्यकर्ताओं में हतोत्साहन पैदा होता है। जिस पार्टी के ऊपर छापे पड़े हैं वो भी परेशान हो जाती है। अब दौड़ धूप कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो दूसरे काम जो हो रहे थे सब। इस तरह भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने सत्ता में होने का बराबर लाभ लेती है और इस तरीके से अपने सारे राजनीतिक विरोधियों को परेशान करती है। ये लेकिन ये सिलसिला कभी रुकेगा अभय जी, या ईडी को ये राइट मिल गया है कि आप लगातार केजरीवाल को जेल में डाल दो कि 100 करोड़ की घूस लिए, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, सोरेन को जेल में डाल दो, जहां जहां विपक्ष का नेता उसको तो ये सिलसिला कभी रुकेगा या ये सिलसिला चलता ही रहेगा? ये तमाम सिलसिले तभी रुकेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सत्ता खत्म हो जाएगी, जब वो लोग चुनाव हार जाएंगे। जब तक वो चुनाव जीतते रहेंगे ये इनके प्रकार बाई हुक एंड क्रुक, और केंद्र की सत्ता पर काबिज रहेंगे, तब तक आप बिल्कुल तय समझिए कि इसी तरीके से तमाम केंद्रीय एजेंसियों का इस राजनीतिक इस्तेमाल होता रहेगा। भाई, ईडी को जो अधिकार दिए गए थे, ईडी को अधिकार तो जो तस्करी और नशे की तस्करी और इस प्रकार के कामों से जुड़े ये जो अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए दिए गए थे, लेकिन उसका मुख्य काम हो गया है विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करना, विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना। और सरकार उसका इस्तेमाल करती है विपक्षी नेताओं को बदनाम करने में, विपक्षी राज्य सरकारों को बदनाम करने में इस्तेमाल करती है सरकार उसका। और सरकार को कोई लज्जा, आंख की शर्म नहीं है रह गई कोई, वो अपना काम खुल के कर रही है। आप कुछ भी कहेंगे, भाजपा के सारे प्रवक्ता ये टीवी पे कहते हुए नजर आएंगे कि भाई ईडी का उससे क्या मतलब है, ईडी तो संविधान कानून के मुताबिक काम कर रही है। क्या कहीं करप्शन हो रहा है तो केवल इसलिए वहां छापा ना मारा जाए कि वहां चुनाव चल रहा है? मतलब वो ये तर्क देंगे। और फिर दूसरा तर्क एक और दिया जाता है, बड़ा दिलचस्प तर्क है कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो घबराने की बात क्या है। हाँ, सही बात है। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो घबराने की बात क्या है। ये जब भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ ये सुलूक होगा तब उनकी समझ में आएगा कि ये सब क्या होता है, घबराने वाली बात क्या होती है। सही बात। भाजपा वाले असल में ये मान के चल रहे हैं कि वो अनंत काल तक सत्ता में रहेंगे। हाँ, कभी नहीं हटेंगे। जो उन्होंने विपक्ष को काटने के लिए तलवारें बनाई हैं, उन तलवारों का कभी उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि लगातार सत्ता में बने रहेंगे। उन्होंने स्थायी बहुमत प्राप्त कर दिया है, ये बहुमत कभी भी अल्पमत में नहीं बदलेगा।
और इस मामले में वो उत्तरोत्तर आक्रामक होते चले जा रहे हैं। ठीक बात है। और मुझे की बात देखिए कि भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी, इशारा करते हैं वो अजीत पवार की तरह हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 24 घंटे के अंदर ना सिर्फ पार्टी में शामिल होते हैं बल्कि वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री के लिए फाइलें निकलती हैं भ्रष्टाचार की, जब वो कांग्रेस में होते हैं वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं, वो आसाम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है बीजेपी, अगर वो पार्टी में आ जाएंगे तो फिर वो दूध के धुले हो जाएंगे, फिर उन पर कोई आरोप नहीं, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं, क्लीन चिट मिल जाएगी उन सबको। देखिए ये सब बातें भी हम लोग, संजय जी, ये सब बातें भी हम लोग कई बार कर चुके हैं, बार बार इन बातों को किया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, मैं आपसे इस बात में सहमत हूं। लेकिन हम लोगों को सोचना ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बार बार ऐसा क्यों करते हैं। उन्हें कुछ एक खास तरह का कोई यकीन है या उसके पीछे खास तरह की कोई योजना है उनकी। मतलब वो ये क्यों नहीं सोचते कि जनता भी इन कामों को देख रही होगी, जनता उनके खिलाफ, ऐसा तो नहीं इसके खिलाफ जनता उनके खिलाफ सोचने लगे, कुछ नाराज हो जाए उनसे जनता। तो अभी तक उनको लगता है कि हमारा ये सब करने से हमको फायदा ही फायदा है। कभी कभार नुकसान होता है, 2024 में से एक बड़ा नुकसान हुआ, बहुमत उन्होंने खो दिया, लेकिन कुल मिलाकर जब वो तराजू पे तौलते हैं कि इस तरह की राजनीति करने से, ईडी वगैरह के बेजा इस्तेमाल से उनको फायदा है कि नुकसान है, तो वो देखते हैं कि फायदे का पलड़ा ज्यादा भारी है, नुकसान भी है लेकिन उसका पलड़ा अपेक्षाकृत हल्का है। तो जब तक ये उनको होने वाले फायदे घटेंगे नहीं और उनको बड़ा नुकसान होते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक वो इन सब बातों को करने से बाज नहीं आएंगे। ये उनकी स्थिति है। और ये बड़ी विकट समस्या, आपने जो सवाल पूछा है, सवाल बहुत प्रासंगिक है। ये बड़ी विकट समस्या बन गई है कि आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करते रहिए। यहां तक कि जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो लोग भी कभी कभी सवाल उठा देते हैं कि भाई हर बार चुनाव के वक्त ही क्यों होता है ये। आखिरकार हैं तो वो भी पत्रकार, कभी कभार उनको भी पत्रकारिता में एक आध मिनट के लिए ईमानदारी किलकिलाती है उनकी, तो बोल दे, मुंह से निकल जाता है, बाद में ठुकाई होती होगी मैनेजमेंट की तरफ से, तो फिर दोबारा नहीं वहीं पहुंच जाते होंगे जहां से चले थे। तो ये भी एक समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है, नरेंद्र मोदी को तो एक जमाने 2024 से पहले नरेंद्र मोदी को यह विश्वास था कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मान लीजिए, लेकिन हम जो झूठ बोल रहे हैं उसको लोग ज्यादा बड़ा सच मानेंगे। तो हम जो कह रहे हैं वो बात सही होगी। हालांकि कई बार उनकी बातें गलत होती हैं, पब्लिक उनकी बात पे यकीन नहीं करती है, पब्लिक उनके खिलाफ वोट करती है, राज्यों के चुनाव में वो हार भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के देखा जाए उनकी राजनीति सफल है। ये सब करने के बावजूद वो सत्ता में लगातार बने हुए हैं, लगातार राज्यों के चुनाव भी जीत रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में बहुमत चला गया तो क्या हुआ, गठजोड़ सरकार ही चल रही है, बहुमत की सरकार की तरह ही चल रही है आमतौर पर, कोई फर्क तो है नहीं भाई। 2019 के बाद जो सरकार चली थी, 2024 के बाद सरकार चली थी, दोनों सरकार चलने के, यहाँ तक कि जो उनको समर्थन करने वाली पार्टियां हैं, उनके एनडीए की जो घटक दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी ज्यादा आगे बढ़ के उनका समर्थन करते हैं। ऐसा लगता है कि जो भाजपा के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट में जो बातें सिखाई जाती हैं उनमें इनके लोग भी बैठते हैं जाके, वो भी वही तर्क देते हैं। सही बात है, यही राजनीति है। और दूसरी तरफ एक और घटना इंपॉर्टेंट है। एक नेताजी हैं कपिल मिश्रा, दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने प्रधानमंत्री के चरित्र पर बहुत गंभीर खराब बातें करी। विधानसभा में कही थी तो रिकॉर्ड में हो गई, जिंदगी भर रिकॉर्ड में रहेंगी उनको बाद में। लेकिन प्रधानमंत्री का इतना बड़ा दिल है कि उन्हीं कपिल मिश्रा को बुला के उन्होंने मंत्री बना दिया। तो कपिल मिश्रा जी अपनी हरकतों से कहाँ बाज आते हैं। उन्होंने आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के एक वीडियो वायरल कर दिया जिसमें सिख समुदाय के प्रति आपत्तिजनक बातें थी, और उसके बाद आतिशी ने कहा ये तो वीडियो फर्जी है, आम आदमी पार्टी ने कहा। और अब पंजाब सरकार ने ये फॉरेंसिक जांच के हवाले से अदालत में कहा कि ये वीडियो फर्जी है, और अदालत ने आज कपिल मिश्रा को तत्काल वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कपिल मिश्रा का वीडियो हटाने का आदेश कर दिया। तो ये एक मिनिस्टर, दिल्ली का मिनिस्टर एक फर्जी वीडियो चलाता है, पंजाब की अदालत कह रही है कि वीडियो फर्जी है, इसको हटाइए। क्या मिनिस्टर की कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या जो मन में आएगा वो मंत्री बोल सकता है, गलत वीडियो चला सकता है? देखिए, इस मामले में तभी कोई
बंदिश लग सकती है, तभी कोई संयम हो सकता है, जबकि कपिल मिश्रा या उन जैसे लोगों को ऐसे मामलों में जब साबित हो जाए कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पर चलाया गया वीडियो फर्जी है, तो उनको कड़ी सजा दी जाए। मतलब अब जैसे कि अगर अब पंजाब सरकार को चाहिए कि इस मसले को ले जाके वो हाई कोर्ट में जाए, इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए वो, और ये आदेश पारित कराए कि कपिल मिश्रा को सजा दी जाए इसके लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जाए कि इनको सरकार से बर्खास्त किया जाए, और फिर वो दुविधा की स्थिति पैदा होगी बहुत ज्यादा, और फिर एक नई राष्ट्रीय बहस होगी कि एक मंत्री जो सदन में इस तरह बोलता था, फिर उसी पार्टी के साथ जाके फिर मंत्री दोबारा बना हुआ है, ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर दंगा भड़काने का भी आरोप है, उसका वीडियो है बाकायदा दंगा भड़काने का, फिर भी उसको टिकट दिया गया, वो चुनाव जीता और वो मंत्री बना। अब वो फर्जी वीडियो चला रहा है वहां पे, और फर्जी वीडियो भी साबित हो गया कि ये फर्जी वीडियो है। तो जब तक देखिए, जब तक इन मामलों को अंत तक नहीं ले जाया जाएगा, या तो उसमें या तो ये साबित हो जाए कि भाई जो पंजाब सरकार ने जांच पड़ताल कराई थी, उस जांच पड़ताल में कोई कमी है, जांच पड़ताल में कोई ऐब है, या कपिल मिश्रा की गलती पूरी तरह साबित हो जाए, भले ही इसमें 6 महीने और लग जाएं, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक इस प्रकार की हरकतें लगातार जारी रहेंगी। भाई कपिल मिश्रा को दंगा भड़काते हुए वीडियो देखा गया, कपिल मिश्रा के राजनीतिक जीवन में उसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ा, कुछ नहीं। वो तो जैसे दंगा भड़काने का वीडियो होने से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो तो उन्हें उल्टा पुरस्कृत किया गया, उन्हें मंत्री बना दिया गया। हाँ, इन चीजों को अंत तक ले जाना पड़ेगा, तभी नजीर बनेगी कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो ये तक हो सकता है, हमारा राजनीतिक जीवन समाप्त हो सकता है, तब कुछ सुधरेंगे वो लोग। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। नूपुर शर्मा ने और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की। भारतीय जनता पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय विपरीत प्रतिक्रिया और मुस्लिम देशों की विपरीत प्रतिक्रिया के डर से उन दोनों को कड़ी सजा दी, और उन दोनों को लगातार अभी भी पृष्ठभूमि में रखे हुए हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे हो किसी भी तरीके से। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोला हो, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आज तक नहीं बोला। उन्हें लगा कि अगर हम इस सीमा तक जाएंगे तो हमारी पार्टी भी हमारा साथ नहीं देगी। मतलब एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया। इसी तरीके से अगर सजाएं होनी शुरू हो जाएं, जैसे कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ फैसला दिया था, उसको गैर कानूनी करार दिया था, उसी वक्त वो सभी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट राय देता कि जितने जितने पैसे सबको मिले हैं, सब पैसे अपने जो हैं पब्लिक एक्सचेकर में, सरकारी खजाने में जमा कराएं। ये सब इलीगल मनी है, ये सब जमा कराएं पैसे वापस। ये अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता और कुछ पार्टियां जमा कराने लगती, भाजपा को भी हजारों करोड़ रुपए जमा कराने पड़ते, सबको जमा कराने पड़ते, उसके बाद में इस तरह का पैसा लेने से पहले लाख बार पार्टी सोचती, कितनी भी बड़ी कोई पार्टी हो। अब वहीं तक रह गया अदालत का आदेश, आगे बढ़ा ही नहीं अदालत का आदेश। तो अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए उतना ही माल खींचा जा रहा है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खींचा जा रहा था, अब वही कहा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। महाराष्ट्र में जो दल बदल वाला मामला था, उस पर सरकार ने ये तो कहा, कोर्ट ने ये तो कहा कि दल बदल है, लेकिन कोर्ट ने उस सरकार को बर्खास्त नहीं किया, उस दल बदल के दम पे बनी हुई थी। बिल्कुल ठीक बात है। अब कुछ हुआ ही नहीं उसमें, ऐसा फैसला देने का भी क्या फायदा, इसका कोई नतीजा ना निकले। ठीक बात है। ममता बनर्जी वाला मामला है। अब कोर्ट ने, अभी ऐसा लग रहा है कि अदालत ने ममता बनर्जी का पक्ष कुछ कमजोर हो गया है। अब अदालत ने तारीख कौन सी डाली है? 9 फरवरी डाली है तारीख, 4 फरवरी या 9 फरवरी तारीख डाली है। आज 15 जनवरी है, अभी 16 दिन तो जनवरी खत्म होने में। उसके बाद 3 या 4 फरवरी तारीख डाली है, तभी 19-20 दिन की बाद की तारीख डाली है। उसमें कुछ सुना कि 1-1.5 महीने की तारीख फिर आगे डाल देंगे, फिर 1-2 बार सुनेंगे, फिर 1-1.5 महीने की तारीख फिर आगे डाल देंगे, चुनाव हो जाएगा। हाँ, पता नहीं क्या होगा तब तक मामला इतना मामला ढीला हो जाएगा, उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। भाई, हिंदुस्तान में हर चीज को लटकाया जाता है, किसी चीज को उसके मुकाम तक नहीं पहुंचाया जाता। अच्छा, उसके लोग कितनी बात भूलते जाते हैं, लोगों को कितनी बातें लोगों को याद रहे, ये भी तो एक समस्या है। भाई, हम और आप खबरों के बिजनेस में हैं,
संजय जी, हमें आपको खबरें याद रखना जरूरी है। हम लोगों में कभी ये सोचता हूँ मुझे खबरों की कोई लॉग बुक बनानी चाहिए, इंपॉर्टेंट खबरों की, ताकि हम भूलें नहीं। अब जैसे कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भास्कर में मैं लेख वगैरह लिखता हूँ, वहां के संपादकीय विभाग से मेरे ताल्लुक हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भास्कर बहुत अच्छा अखबार है, बहुत अच्छी खबरें छापता। अभी तो हमने भास्कर की खबर भी पढ़ के सुनाई आपके मंच पे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भास्कर वालों से ये कहूं कि आप बहुत सी ऐसी खबरें छाप देते हैं और फिर उन खबरों को छाप के भूल जाते हैं, उनका कोई फॉलो अप एक्शन नहीं होता। आप ये नहीं पता आपने छापा कि भारत 1 साल में ये हो जाएगा, 1 साल में हम दुनिया से आगे, हम आजकल हम शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, 1 साल में हम इस मामले में दुनिया से आगे। अब वो 1 साल भी गुजर गया, अब आपने चेक नहीं किया कि भाई दुनिया से हम आगे पहुंचे कि दुनिया के और ज्यादा पीछे हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ पता नहीं, मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा, अदालतें भी अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही। सब लोग क्या, इंस्टेंट कॉफी होती है ना, तुरंत पानी उबाला, 1 चम्मच कॉफी डाली उसमें और वो अपना पी गए, उसको तो कुछ कर नहीं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नए ने ब्राह्मणों के विधायकों की मीटिंग में बहुत तीखा कमेंट कर दिया। ब्राह्मण नाराज है कि सब समाज कर रहा है, हमने कर ली विधायकों की मीटिंग, तो बहुत रिएक्शन हो गया, बहुत ज्यादा बीजेपी नाराज है। मायावती का आज 70वां जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि हमारे समाज ने ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी दी, ब्राह्मण समाज को बीजेपी सपा कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ब्राह्मण समाज को किसी का भी बाटी चोखा नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने मायावती को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, आदरणीय मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, उनके स्वस्थ स्वतंत्र जीवन, खासतौर से लिखा स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता के लिए अनंत शुभकामनाएं, संविधान विरोधी बीजेपी के खिलाफ बनी रहे ललकार। 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र जीवन और संविधान विरोधी भाजपा के खिलाफ बनी रही ललकार। अखिलेश यादव आजकल बड़ा चुनिंदा शब्द लिखते हैं, तीखा। सही बात है। नहीं देखिए, मायावती एक ऐसी नेता हैं जिनके राजनीतिक जीवन के 2 चरण हैं, 3 चरण हैं। एक वो चरण है जब कांशीराम के देखरेख में वो राजनीति के लिए तैयार की जा रही थी, चुनाव लड़ती थी, हारती थी, जीती भी, मतलब वो तैयार की जा रही थी। दूसरा चरण वो है जब कांशीराम नहीं रहे तो सारी बागडोर मायावती के हाथ में आ गई और मायावती ने फिर बहुत अच्छा काम करके दिखाया और 2007 में वो अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर पहुंची। मैं जब वो भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बनती थी, 3 बार बनी, तो मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो 2007 की उनकी जीत जो थी, और उस जीत में उन्होंने गैर दलित और गैर पिछड़े समाज की जो समुदाय थे उनसे भी अच्छे ताल्लुकात बनाए। उन्होंने राजपूतों से ताल्लुकात बनाए, उन्होंने वैश्यों से ताल्लुकात बनाए, उन्होंने ब्राह्मणों से ताल्लुकात बनाए। ब्राह्मणों से उनके जो ताल्लुकात उन दोनों अच्छे हुए थे उसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन जो उनका तीसरा दौर शुरू हुआ मायावती का, उसका कोई तर्क नहीं समझ में आता है कि वो तीसरे दौर में जो आचरण करती नजर आ रही है वो क्यों नजर करती। इसीलिए अखिलेश को उनके ऊपर छींटाकशी करनी पड़ती है। वो स्वतंत्र शब्द क्यों लिख रहे हैं मायावती? इसका मतलब है कि अपनी स्वतंत्रता खो जाने से डरी हुई है, यानी गिरफ्तारी से डरी हुई है। इसीलिए संविधान विरोधी बीजेपी सब लोग जाते हैं भारतीय, भाई बीजेपी ने एक चुनाव में बहुमत खो दी इसी आरोप के आधार पर कि वो संविधान बदल देगी और आरक्षण छीन लेगी। तो ये सब जो हो रहा है। अच्छा, दूसरे, क्या मायावती को नहीं दिखाई दे रहा कि SIR के जरिए बीजेपी ने किस प्रकार का एक उपकरण बनाया है, इससे वो अपोजिशन से परमानेंटली बहुमत पाने की संभावना छीन लेना चाहती है। ठीक बात है। हाँ, इसके बावजूद भी वो इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रही हैं। अब एक इतनी मजबूत बड़ी नेता थी जिसके बारे में सोचा जाता था कि कभी देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है, राष्ट्रपति भी बन सकती है, मतलब मायावती की राजनीतिक जीवन में बहुत संभावनाएं थी। आज की स्थिति क्या है? आज वो सारी संभावनाएं ऐसा लगता है तिरोहित हो गई हैं। बहुत ही गड़बड़ कर लिया उन्होंने, इस बात का बहुत अफसोस होता है मायावती को देख के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।